Hello students, class 9th. It's a video 2 of the chapter. रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में हम बात कर रहे थे। सम नेशनलिस्ट जो थे, इसमें कुछ जो राष्ट्रवादी लोग थे, लिबरल्स थे और रेडिकल्स थे, वांटेड रिवॉल्यूशन, वो एक रिवॉल्यूशन चाहते थे टू पुट एन एंड, इस तरह की सरकार का अंत चाहते थे जो यूरोप में 1815 में इस्टेब्लिश हुई थी। In France, Italy, Germany and Russia, they became revolutionaries. वो रिवॉल्यूशनरी बन गए and worked, और जो उस समय मोनार्च राजतंत्र एग्जिस्ट था उसको ओवरथ्रो बाहर खदेड़ना चाहते थे। नेशनलिस्ट टॉक्ड ऑफ द रिवॉल्यूशन, इसलिए राष्ट्रवादियों ने रिवॉल्यूशंस के लिए बात करी एंड वुड क्रिएट नेशंस, और एक ऐसा नेशंस क्रिएट करना चाहते थे जहां पर जो सभी नागरिक हैं वुड हैव इक्वल राइट्स, सभी नागरिकों को क्या मिले, इक्वल राइट्स मिले। इसीलिए जो यूरोप में सभी जो रिवॉल्यूशनरीज थे वो चाहते थे कि सबको एक समान न्याय मिले, यानी कि समान न्याय नहीं था उस समय लोगों के पास। आफ्टर 1815 के बाद, आपको ये डेट याद होगी 1815 वाली, इसमें खास बात क्या है कि नेपोलियन बोनापार्टे ने इसी ईयर क्या चला था, वाटरलू का युद्ध लड़ा था बेल्जियम के गांव में, और जिसमें नेपोलियन बोनापार्टे की हार हुई थी। तो जोजेफ मैजिनी एंड इटालियन नेशनलिस्ट, तो जोजेफ मैजिनी जो थे इटली के बहुत बड़े, जैसे भारत के महात्मा गांधी थे, ऐसे इटली के बहुत ग्रेट नेशनलिस्ट थे जोजेफ मैजिनी, कंस्पायर्ड किया विद अदर टू अचीव दिस इन इटली, नेशनलिस्ट एल्सवेयर एंड इंक्लूडिंग इंडिया, रीड हिज राइटिंग्स। तो कमिंग अब जो सोशलिज्म अगर हम देखें, यूरोप में आखिर जो सोशलिज्म था, समाजवाद था, वो किस तरीके से आया होगा, क्या काम किया होगा। परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फार रीचिंग विजन, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार रीचिंग विजन था, दृष्टिकोण जो था, हाउ सोसाइटी शुड बी स्ट्रक्चर्ड, सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर कैसा था, और सोशलिज्म का मिड 19th सेंचुरी में इन यूरोप में, और सोशलिज्म जो था वेल नोन, एक सभी से परिचित था, एंड जो आइडियाज थे अट्रैक्ट, और इसके जो विचार थे वाइड स्प्रेड, यानी चारों ओर एक अटेंशन, जागरूकता लेके आते थे, और उससे लोग प्रभावित भी होते थे। जो सोशलिस्ट थे, समाजवादी, वेर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो लोग क्या थे, किसी भी मनुष्य की प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है कि एक पर्सन के हाथ में बहुत ज्यादा प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो। एंड सॉ इज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स, और सभी सामाजिक बुराई की जड़ बताया। एक प्राइवेट प्रॉपर्टी को इंडिविजुअल पर्सन के पास अगर बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी और बाकी के पास वो गरीब है, तो वो क्या करेगा, उनका शोषण करेगा, उनको एक्सप्लॉइट करेगा, उनको परेशान करेगा। इंडिविजुअल अगर हम देखें, किसी इंडिविजुअल ओन की प्रॉपर्टी की, दैट गेव एम्प्लॉयमेंट, उससे क्या किया, एम्प्लॉयमेंट, बट द जो प्रॉपर्टीज थी वॉज कंसर्न ओनली इन द पर्सनल गेन, हालांकि उसे एम्प्लॉयमेंट मिला, प्रॉपर्टी दैट गेव एम्प्लॉयमेंट, बट द जो प्रॉपर्टीज थी वेर कंसर्न ओनली विद पर्सनल गेन, के लिए वो गेन करते थे, एंड नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज, उनकी भलाई के लिए नहीं, हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव, यानी कि जो प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव बनाते हैं उनको तो ज्यादा लाभ नहीं मिल रहा है। जैसे कोई किसान खेत में काम कर रहा है, तो जो प्रोडक्शन का प्रॉफिट है वो तो एक लैंडलॉर्ड को मिल रहा है, उसकी प्रॉपर्टी बढ़ रही है या उसकी इनकम बढ़ रही है, लेकिन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शंस कर रहे हैं, उनको उसका उतना लाभ नहीं मिलता है, समझ सकते हैं आप। एंड सो इफ द सोसाइटी एज अ होल रादर देन सिंगल, अगर ये सोसाइटी है, ये होल के रूप में हम काम करते हैं इंडिविजुअल के मुकाबले में, तो कंट्रोल प्रॉपर्टी, इससे क्या होगा, प्रॉपर्टी पे कंट्रोल होगा और ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव, यानी कि पूरे समुदाय के लिए, यानी एक सामाजिक जो इंटरेस्ट है, सामाजिक जो रुचि है, यानी सामाजिक जिसमें समाज की भलाई है, उसके काम किया जाए। सोशलिस्ट इस तरह का वांटेड दिस चेंज, इस तरह का परिवर्तन चाहते थे जहां पर जो संपत्ति थी वो किसी एक के हाथ में न रहे, किसी एक व्यक्ति के हाथ में न रहे, बल्कि समाज में
इक्वली इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो, कि अगर किसी जगह पर कोई प्रॉफिट है तो जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है सबको मिले। तो इसके लिए वो कैंपेन अभियान चलाते थे सोशलिस्ट लोग। हाउ कुड ए सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट, आखिर एक सोसाइटी बिना प्रॉपर्टी के कैसे ऑपरेट हो सकती थी, अब ये भी क्वेश्चन था। व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी, ये सोशलिस्ट सोसाइटी जो थी इसका बेसिस क्या था। सोशलिस्ट की अगर हम बात करें, हैड डिफरेंट विजन, इनके क्या थे, अलग अलग विजन थे भविष्य के लिए। सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव रॉबर्ट ओवेन, कुछ लोग ये यकीन करते थे इन द आइडियाज ऑफ कोऑपरेटिव रॉबर्ट ओवेन के लिए, जो क्या था, एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर था एंड सोट टू बिल्ड, उसने क्या किया, एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई जिसको न्यू हार्मोनी के नाम से किया था इन इंडिया में। और अदर सोशलिस्ट ने ये महसूस किया कि कोऑपरेटिव कुड नॉट बी बिल्ड, जो कोऑपरेटिव है सहयोग है उसको नहीं बिल्ड किया जा सकता ऑन ए वाइड स्केल, बड़े पैमाने पर हम कोऑपरेटिव बिल्ड नहीं कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल इनिशिएटिव जो थे, द डिमांड, उन्होंने ये डिमांड रखी, द गवर्नमेंट वांटेड, जो डिमांड है गवर्नमेंट इनकरेज, गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए कोऑपरेटिव को। इन फ्रांस में, अगर हम फ्रांस की बात करें, उदाहरण के तौर पर जो लुइस ब्लैंक थे वहां पर वांटेड द गवर्नमेंट, एक ऐसी सरकार चाहते थे टू इनकरेज कोऑपरेटिव, जो क्या करे, कोऑपरेटिव को इनकरेज करे एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट, और जो पूंजीवादी है उसको रिप्लेस करे, उनको हटा दे। एंड वांटेड द गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव को इनकरेज करे और कैपिटलिस्ट को रिप्लेस करे। दीज कोऑपरेटिव वेयर बी एसोसिएशन, जो कोऑपरेटिव थी, संस्थाएं थी, वेयर बी एसोसिएशन ऑफ पीपल, लोगों का संगठन था, हु प्रोड्यूस गुड्स टुगेदर, जो एक साथ गुड्स को प्रोड्यूस करता था और जो प्रॉफिट होता था उसका, उसको वो बांट देता था। ठीक ऐसा ही तो चाहते थे वो, कि जो प्रॉफिट हो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, और जो प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो किसी की एक के हाथ में कंसंट्रेट ना हो, बल्कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, समाज में डिफरेंसेस ज्यादा ना हो। समाज में से बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, कोई बहुत रिच होता है और कोई बहुत ही पुअर होता है, तो ये सोसाइटी में डिफरेंसेस होता है। डीज कोऑपरेटिव एसोसिएशन ऑफ पीपल एंड प्रोड्यूस, साथ साथ प्रॉफिट को भी शेयर करते थे अकॉर्डिंग टू द वर्क डन, और जो मेंबर्स के द्वारा वर्क किया गया था उसके अकॉर्डिंग। अब वहाँ एक कार्ल मार्क्स की अगर हम बात करें, इसका 1818 से 1883 के बीच में टाइम ड्यूरेशन है। दास कैपिटल, काफी फेमस बुक लिखी गई है उनके द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा। दुनिया के मजदूरों को एक करना चाहते थे वो। जो फ्रेडरिक एंजिल्स थे, एडेड अदर आइडियाज, उन्होंने अदर तरह के आइडियाज को ऐड किया तो बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। मार्क्स आर्ग्यू, जो मार्क्स थे उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट, जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज थे वो क्या किया, औद्योगिक जो समाज था वो क्या था, कैपिटलिस्ट थे, पूंजीवादी थे। एंड कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल, और जो पूंजीवादी लोग थे उन्होंने क्या किया था, ओन द कैपिटल, जो कैपिटल को ओन किया था, और इन्वेस्ट, जो फैक्ट्री में उन्होंने इन्वेस्ट किया था। एंड द प्रॉफिट जो था कैपिटलिस्ट का वाज प्रोड्यूस बाय वर्कर्स, एक फैक्ट्री में जो प्रोड्यूशन था उसका जो प्रॉफिट था, उसका जो शेयर मिलता था, उसका शेयर तो था नहीं, उसका पूरा अधिकार एक कैपिटलिस्ट का था, ओनर का था। लेकिन जो प्रोडक्शंस में प्रॉफिट मिला उसके लिए तो जिम्मेदार वर्कर थे, वर्कर रिस्पॉन्सिबल थे, लेकिन उनको उनका कोई लाभ नहीं मिला। तो द कंडीशन ऑफ वर्कर, इस तरह से क्या हुआ, जो वर्कर्स थे प्रोड्यूस करते थे, प्रॉफिट तो उनको मिला ओनर को, कंडीशन, लेकिन इस कारण से जो वर्कर की कंडीशन थी इम्प्रूव नहीं हो पाई एज लॉन्ग एज द प्रॉफिट, जितना कि एक एक्यूमुलेट होता, प्राइवेट कैपिटलिस्ट को, पूंजीवादी को प्रॉफिट होता था उस अकॉर्डिंग उन्हें तो लाभ मिलता ही नहीं था। वर्कर हैड टू ओवरथ्रो, और वर्कर क्या चाहते थे, ओवरथ्रो करना चाहते थे, निकाल फेंकना चाहते थे इस पूंजीवादी को, पूंजी जो कैपिटलिज्म था, पूंजीवाद था, इस पूंजीवाद को फेंकना चाहते थे, जिससे कि उनका जो कंडीशंस है वो इम्प्रूव हो, उनको अच्छी इनकम मिले, उनको प्रॉफिट शेयर मिले। वेयर ऑल प्रॉपर्टी, जहां पर क्या था, रूल ऑफ, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो रूल था
उसको ओवरथ्रो करना चाहते थे। मार्क्स ने ये यकीन किया देमसेल्व्स ने टू फ्री देमसेल्व्स, उनको इससे आज़ाद करना है कैपिटलिस्ट से, पूंजीवादी से, शोषण से, जो शोषण हो रहा था वर्करों का, है टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉस्पेरिटी वाज सोशली कंट्रोल। एक ऐसी सोशलिस्ट सोसाइटी, सामाजिक समाज चाहते थे जहां पर जो प्रॉपर्टी है वो सोशली कंट्रोल्ड हो, एंड वुड बी कम्युनिस्ट सोसाइटी, और जो एक कम्युनिस्ट सोसाइटी कर सकती है। ही वॉज कन्विंस्ड दैट, उन्होंने ये कन्विंस किया कि वर्कर वुड क्या करेंगे, ट्रिम्पर्स, जीत जाएंगे इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्ट से। कम्युनिस्ट, जो कम्युनिस्ट सोसाइटी थी वॉज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर, और जो कम्युनिस्ट लोग थे वो क्या थे, एक नेचुरल सोसाइटी थे, रियल रूप से समाज के लिए सोसाइटी का रूप अदा कर रहे थे। जो सोशलिस्ट लोग थे कैपिटलिस्ट के फेवर में नहीं थे, कैपिटलिस्ट की जो पॉलिसीज थी उसको ओवरथ्रो करना चाहते थे। अब जो सोशलिज्म था आखिर उसका जो सपोर्ट हो रहा था किस बेस पे हो रहा था, तो किस तरीके से समाजवाद का सपोर्ट हुआ। 1870 के दशक में जो सोशलिस्ट आइडियाज थे, सामाजिक जो विचार थे, वो पूरे यूरोप में फैल गए। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स, सोशलिस्ट जो थे फॉर्म इंटरनेशनल बॉडी बन गए, और नेमली द सेकेंड इंटरनेशनल के रूप में जाने गए। वर्कर्स जो थे इंग्लैंड में, अगर हम बात करें वर्कर्स की, और जर्मनी बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशन, और जो जर्मनी थे, इंग्लैंड और जर्मनी, वर्कर वहाँ की जो मजदूर थे उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया, एंड फाइट फॉर बेटर लिविंग, और किसके लिए लड़ने लगे, एक बेहतर जीवन के लिए और बेहतर काम करने की जो वर्किंग कंडीशंस थे। दे सेट अप फंड्स, उन्होंने फंड इकट्ठा किया टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिमांड फॉर ए रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स, वो काम करने के जो घंटे थे उनको घटाना चाहते थे, और राइट टू वोट चाहते थे। इन जर्मनी में जो एसोसिएशन थे वर्कड क्लोजली, उन्होंने काम किया, एंड जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी हेल्पड, और उन्होंने मदद की टू विन पार्लियामेंट्री सीट को जीतने में मदद की इस पार्टी को, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी को। इन 1905 में सोशलिस्ट जो थे एंड ट्रेड यूनियनिस्ट थे, इन्होंने एक लेबर पार्टी बनाई इन ब्रिटेन में, एंड सोशलिस्ट पार्टी बनाई फ्रांस में। हाउएवर टिल 1914 तक जो सोशलिस्ट थे नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट, जो सोशलिस्ट लोग थे या सोशलिस्ट पार्टी वो कभी भी एक गवर्नमेंट बनाने में सक्सेस नहीं हुई यूरोप में। रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रॉन्ग फिगर्स इन पार्लियामेंट पॉलिटिक्स, देयर आइडियाज वेल, जो उनके विचार थे, एंड सेफ लेजिस्लेशन, जो आकार दिया उनके लेजिस्लेशन को। बता गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी रन बाय कंजर्वेटिव्स, लेकिन जो गवर्नमेंट थी वो कंटिन्यू भी कंजर्वेटिव, लिबरल और रेडिकल्स, इन तीनों लोगों के द्वारा बराबर रूप से चलती रही। तो अगर हम बात करें रशियन रिवॉल्यूशंस की, तो किस तरीके से आखिर रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ होगा। इन वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड और यूरोपियन स्टेट की अगर हम बात करें, दिस सिचुएशन वाज रिवर्स्ड, सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट, जो सोशलिस्ट थे वो क्या करने लगे, गवर्नमेंट इन रशिया। दो द अक्टूबर रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें 1917 में, द फॉल ऑफ मोनार्ची का फॉल हुआ इन फरवरी 1970 तक, एंड द इवेंट ऑफ अक्टूबर, और जो इवेंट है अक्टूबर के उनको नॉर्मली हम रशियन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। हाउ डिड दिस कम अबाउट, आखिर ये कैसे आया होगा। व्हाट वेर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन, आखिर ऐसी क्या सामाजिक और पॉलिटिकल कंडीशन थी कि रशिया में एक रिवॉल्यूशन का रूप ले लिया, रशिया में एक आंदोलन स्टार्ट हो गया। इस सब क्वेश्चन के आंसर देने के लिए हमें फ्यू ईयर्स बिफोर रशियन रिवॉल्यूशंस के कुछ साल पहले का दौर देखना पड़ेगा। यानी कि रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में स्टार्ट हुआ, तो 1917 से जो हमने ऊपर पढ़ा अभी, जो 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ अक्टूबर में, तो उससे पहले के कुछ ईयर्स को हमें देखना पड़ेगा कि वहां पर क्या रहा। इन 1914 में जार निकोलस, यानी अब यहाँ पर जार क्यों है, टी साइलेंट होता है, जार इसलिए है क्योंकि वहां पर
जो भी एम्पायर शासन था किसी भी राजा के द्वारा, उसको जार बोलते थे। तो जार निकोलस सेकंड उस समय रशिया का एम्परर हुआ करता था। बिसाइड्स द टेरिटरी अराउंड मॉस्को एंड रशिया, टेरिटरी के अलावा जो अराउंड मॉस्को में द रशियन एम्पायर जो था साम्राज्य इंक्लूडेड करंट डे में हमने ये देखा फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और पोलैंड के जो पार्ट थे यूक्रेन एंड बेलारूस। इट स्ट्रेच टू पैसिफिक, तो इसमें जो पैसिफिक थे और कंप्राइज टूडेज सेंट्रल एशियन स्टेट जो थे एल्वेडा, जॉर्जिया, अर्मानिया और अजरबैजान। यानी कि इतने देशों का एम्पायर इंक्लूडेड था उस समय पर। अगर हम देखें द मेजोरिटी जो रीजन्स थे वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्स, उसमें रशिया के ऑर्थोडॉक्स थे जो पुराने विचारधारा के जो थे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के थे, विच हैड ग्रोन आउट ऑफ द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से जनरेट हुए थे जो। बट द एम्पायर, लेकिन जो शासक था ऑल्सो इंक्लूडेड कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बुद्धिज्म, इनका भी एक पूरा एक समूह था। तो इस तरीके से जो इकोनॉमिक सोसाइटीज की अगर बात करें, इकोनॉमी की बात करें, वहाँ की अर्थव्यवस्था की और सोसाइटी की, द बिगिनिंग अगर हम देखें 20th सेंचुरी के शुरुआती दौर में द वास्ट मेजोरिटी थी ऑफ द रशियाज पीपल, रशिया के लोगों की जो मेजोरिटी थी वेर एग्रीकल्चरिस्ट, वो क्या थे, एग्रीकल्चरलिस्ट थे। अबाउट 85% ऑफ रशियन, लगभग जो 85% जो लोग थे उस समय पॉपुलेशन ऑन द लिविंग, अपनी आय कहाँ से कमाती थी, वो एग्रीकल्चर से कमाती थी। दिस जो था उनका जो प्रोपोर्शन था वॉज हायर देन इस यूरोपियन कंट्रीज से ज़्यादा था। यानी कि उस समय पर 85% से ज़्यादा रशियन लोग उसके साम्राज्य में, एम्पायर में पॉपुलेशन जो कि एग्रीकल्चर करती थी। उदाहरण के तौर पे फॉर इंस्टेंस फ्रांस एंड जर्मनी द प्रोपोर्शन वॉज बिटवीन 40%, फ्रांस और जर्मनी में ये प्रोपोर्शन 40% था। एंड 50% इन द एम्पायर कल्टीवेटर जो थे उस साम्राज्य में, कल्टीवेटर जो थे प्रोड्यूस फॉर द मार्केट, वो मार्केट के लिए प्रोड्यूस करते थे एज वेल एज फॉर देयर ओन नीड्स, बाजार के लिए उत्पादन करने के साथ साथ अपनी आवश्यकताओं के लिए भी उत्पादन करते थे। एंड रशियन वॉज ए मेजर एक्सपोर्टर ऑफ गेन, और जो रशिया जो था वो मेजर एक्सपोर्टर हुआ करता था अनाजों का। इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट्स, प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज जो थे, जो बहुत ही रिच थे इंडस्ट्रियल एरिया वेयर पिट्सबर्ग और रशिया मॉस्को जो ऐसे प्लेस थे जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखा जा रहा था। क्राफ्टमैन जो थे अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन, बट लार्ज जो फैक्ट्रियाँ थी एग्जिस्टेड अलॉन्ग विद क्राफ्ट वर्कशॉप के बेसिस पर थी। और एनी फैक्ट्री वह सेटअप इन 1890s में सेटअप हुई व्हेन रशियन रेलवे, जब रशिया का रेलवे नेटवर्क था एक्सटेंड होने लगा, तो बहुत सारी जो फैक्ट्रियाँ थी वो सेटअप हुई 1890s में जब रशिया का जो रेलवे था नेटवर्क एक्सटेंड बढ़ने लगा। एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो था इन इंडस्ट्री में बढ़ गया एंड जो प्रोडक्शन था डबल हो गया और आयरन और स्टील आउटपुट थे वो क्वाड्रपल्ड हो गए। बाय द 1900 तक इन सम एरियाज में बहुत सारे जो फैक्ट्री वर्कर्स थे और जो क्राफ्टमैन थे वेर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर, समान मात्रा में थे। तो मोस्ट इंडस्ट्रीज जो थी, बहुत सारी इंडस्ट्री वॉज द प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो उद्योगपतियों की एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। बहुत सारे जो उद्योग थे वहाँ पर जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ने क्या किया था, सुपरवाइजेबल इन लार्ज फैक्ट्री को सुपरवाइज किया, उनका मुआयना किया एंड इंश्योर, और ये तय किया कि जो मिनिमम वेजिस है, न्यूनतम मजदूरी दर और लिमिटेड आवर्स, काम करने के घंटे लिमिट कर दिए गए और आवर्स भी कम। पहले क्या था, वर्किंग आवर बहुत ज़्यादा थे और वेजिस बहुत कम था। अब दोनों को वर्किंग आवर भी लिमिटेड कर दिए और वेजिस को ज़्यादा कर दिए, मिनिमम था कर दिया। वर्कर्स बट फैक्ट्रीज इंस्पेक्टर्स कुड नॉट प्रिवेंट, लेकिन जो फैक्ट्री के इंस्पेक्टर थे कुड नॉट प्रिवेंट, उन्होंने ये जो रूल्स था उसको प्रिवेंट नहीं किया। एंड बीइंग ब्रोकन क्राफ्ट अंटिल द स्मॉल वर्कशॉप, द वर्किंग डेज जो थे वह समटाइम देखे जाते थे आज कंपेयर विद
10 to 12 आवर्स। और कभी कभी क्या करना पड़ता था, जैसे हमने पढ़ा कि इनको मिनिमम वेजेस थे, कम वेजेस मिलता था और काम करने के घंटे भी लिमिटेड आवर्स वर्क थे। तो मिनिमम वेजेस था, अगर कम घंटे काम कर रहे हैं तो वेजेस कम मिलता था। लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर ने इसको कभी इस तरह से रोका नहीं। एंड बिंग ब्रोकन क्राफ्ट जो समटाइम हमने देखा कि कंपेयर 10 to 12 आवर्स फैक्ट्री में जो काम करते कंपेयर एंड कंबोडेशन, और जो रूम्स थे और डॉर्मेट्रीज थी, डॉर्मेट्रीज में वो किस तरह से रहते थे, इस तरह से हम फोटोज में समझ सकते हैं कि वर्किंग स्लीप इन बंकर में रहते थे, एक साथ पूरा एक बड़ा सा रूम होता था। इन डॉर्मेट्री इन प्री रिवॉल्यूशनरी रशिया में दे स्लेप्ट इन शिफ्ट, वो शिफ्ट में सोते थे। एंड कुड नॉट कीप देयर फैमिली, और अपने साथ अपने परिवार को नहीं रख सकते थे वो, क्योंकि शिफ्ट वाइज उनके काम करने के घंटे निश्चित थे और उनको वेजिस भी कम मिलता था। तो उनके जो जहाँ पर जो सोते थे वो स्पेस उनका उतना सुटेबल नहीं माना जाता था। I have understood of the economy and societies. Thank you for listening.